सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीर के रोज़ बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले का ऐलान हो गया जो हैरानकुन नहीं बल्कि मुतवक्को था। गुजरे बरस के 21 अक्टूबर के दिन नवाज शरीफ की तवील वक्फे के बाद लंदन से इस्लामाबाद और बादज़ां लाहौर आमद ने इंदिया दे दिया था कि इन्हें वज़ारत उज़्मा के मनसब पर चौथी बार बिठाने की काविशों का आगाज़ हो चुका है। इस ज़मन में सबसे बड़ी रुकावट ताहयात नाअहली थी जो साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने पानामा दस्तावेजात के अप्रैल 2016 में धमाका की सूरत नमूदार होने के बाद असखुद नोटिस के जरिए पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब हुए वजीर आजम पर मुसल्लत की थी। मजीद लिखने से कबल याद दिलाना चाहूंगा कि नवाज शरीफ के अंदर सियासत की बाबत हजारों तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैंने पानामा दस्तावेजात को नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इस्तेमाल करने की मुस्तकिल मिजाजी से मुखालफत की थी। इस कॉलम में टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी और टैक्स अवॉइडेंस टैक्स से बचना के दरमियान फर्क को बारहा समझाने की कोशिश की। इसके अलावा ऑफशोर कंपनियों के कयाम की तारीख और असबाब भी बयान करता रहा। मकसद नवाज शरीफ की बेजा हिमायत नहीं बल्कि ये अर्ज गुजारना था कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सरमायादार टैक्स से बचने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं ऑफशोर कंपनियां इनमें सबसे जायज तसव्वुर होती हैं। इसके अलावा ये हकीकत भी याद दिलाता रहा कि पानामा दस्तावेजात में नवाज शरीफ का बराह रास्त किसी भी मकाम पर जिक्र नहीं है। इनके खानदान के जेर इस्तेमाल लंदन के चंद फ्लैटों का जिक्र यकीनन मौजूद है। मुझ जैसे नवाज शरीफ के अमूमी नाक़िद का पनामा पेपर्स की बुनियाद पर एक वजीर आज़म के खिलाफ हुई कार्रवाई की बाबत परेशान हो जाने का कलीदी सबब यह भी था कि पनामा दस्तावेजात में 300 के करीब पाकिस्तानियों के नाम लिए गए थे। इनमें से ताहम सिर्फ एक यानी शरीफ खानदान ही को साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने रसीदे कड्डों वाले सवालात के साथ दीवार से लगाया। असखुद नोटिस के जरिए महज एक कारोबारी खानदान का एहतसाब उसूली एतबार से मुझे मुतसबाना महसूस हुआ। सियासी एतबार से ये अमल मुझ जैसे लोगों को इसलिए भी मायूब नजर आया क्योंकि बतौर रिपोर्टर हम जानते थे कि वजीर आज़म नवाज शरीफ को मोदी का यार पुकारने वाले दर हकीकत किन वजूहात की बुनियाद पर मौसूफ से जन छुड़ाना चाह रहे थे। बदकिस्मती से एक मुंतखब वजीर आज़म को फारिग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई। इसके चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फदियाना रवैये से 1950 के जस्टिस मुनीर की याद दिला दी जिन्होंने नजरिए ज़रूरत मुतारिफ करवाते हुए पाकिस्तान में गैर जमहूरी कुव्वतों को ताकतवर तरीन बनाने के जवाब फराम कर दिए थे। पानामा पेपर्स भी बिलाखिर हमारे यहाँ आधा तीतर आधा बटेर दिखते जमहूरी निज़ाम का सबब हुए जिसे हाइब्राइड पुकारते हुए हम सादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश होती है। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना वाला मामला हो चुका है। सवाल अगरचा अब भी ये उठाना लाजमी है कि पीर के रोज आए फैसले के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट असखुद इख्तियारात के जरिए किसी और वजीर आज़म के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है या नहीं। जान की अमान पाते हुए कानून की नज़ाकतों और बारीकियों से लाइल्म ये सहाफ़ी चीखती नहीं मैं जवाब देने को मजबूर है। आज भी 1993 का वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब नसीम हसन शाह की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की इस हुकूमत को बहाल करते हुए तारीख बनाई थी जिसे इन दिनों के सदर गुलाम इसा खान ने 8वीं तरमीम के तहत मैसर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस बरस के अप्रैल में बरतरफ कर दिया था। वो फैसला आने के बाद मुबसरीन सीना फैलाकर दावा करते रहे कि आईन में 8वीं तरमीम के होते हुए भी अब कोई सदर किसी मुंतखब वजीर आज़म को कौमी असम्बली समेत फारिग नहीं कर पाएगा। इस रोज आए फैसले को पार्लियामान की दीवारों पर कुंदा भी करवाया गया। मज़कूरा फैसले के बावजूद मगर 1996 में एक और सदर सरदार फारूक लगारी ने एक और वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 8वीं तरमीम के तहत मैसर इख्तियारात की बदौलत फारिग कर दिया था। जस्टिस सज्जाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट नसीम हसन शाह के 3 साल कबल फैसले को अब की बार रद्दी की टोकरी में फेंकती नजर आई। पाकिस्तान की सियासी तारीख को जहन में रखते हुए मैं एक ऐसे दिन का तस्वुर जहन में लाने से बाज नहीं रह सकता जो चंद बरस के बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस को मुमकिना तौर पर एक बार फिर असखुद इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी वजीर आज़म को आइन की 62-63 वाली शिकों की रोशनी में ताहयात न सही कम से कम 5 साल तक इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के नाकाबिल ठहरा दे। जो मैं सोच रहा हूँ इसके इम्कानात खत्म करने के लिए लाजमी है कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के जरिए मुंतखब हुई असम्बली अपने कयाम के पहले दिन से 62-63 वाली शिकों को नजरसानी की छनली से गुजारे। इनके बारे में ऐवान में हुई बहस को बराह रास्त टीवी स्क्रीनों पर नशर किया जाए और बिला आखिर ऐसा बंदोबस्त तश्कील पाए जो इफ्तिखार चौधरी, आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार जैसे मसीहा बनने के हरीस
पासदारों से जमहूरी निज़ाम और अवाम की मुंतखब करदा क़यादतों को महफूज बना सके। सियासतदानों को बिला आखिर समझ ही लेना चाहिए कि एक दूसरे को मुसलसल चोर और लुटेरा पुकारते हुए वो दर हकीकत ये एतराफ़ भी कर रहे होते हैं कि जमहूरी और इंतखाबी निज़ाम बदउनवान अनासिर से निजात पाने की सकत से कतअन महरूम है। इसी बाइस किसी तीसरी कुव्वत और अमलन अदलिया को ये फरीज़ा सरंजाम देना पड़ता है। अगर वो भी नाकाम रहे तो वहाँ से दीदावर का इंतजार शुरू हो जाता है। मुख्तसरन ये फरियाद करना है कि असम्बलियों के लिए मुंतखब हो जाने के बाद सियासतदानों को अपनी मुहावरे वाली दाढ़ी किसी और के हाथ में देने की आदत बद से निजात पाना होगी।